देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस। टेट्रागोनल सिस्टम जो होता है उसमें कौन सी डायमेंशंस होती हैं, है ना। तो इसको आइए देख लेते हैं। देखिए बना लेते हैं, कैसे बनेगा टेट्रागोनल सिस्टम। ये लीजिए, ये है टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जरा कि अगर इस पॉइंट के अराउंड हम बात करें, है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको अगर हम ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, है ना। लेकिन जो नीचे वाली ये है, ये इसके इक्वल नहीं है, सो इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। एंगल की बात करेंगे तो ये तीनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन वन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक सब्सटेंस इज। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सिस्टम बना लेते हैं। तो ये जो पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ पे है, वो एक तो कॉर्नर्स पे होगा और दूसरा ये कहाँ पे हो जाएगा, फेसेस के सेंटर पे। तो ये एक फेस है, दूसरी फेस है, तीसरी फेस, ये चौथी, ये पांचवी और ये छः फेसेस हो जाएंगे ना। तो 6 फेसेस में ये है, और एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/2, है ना। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3। और कॉर्नर पे भी है, ये कॉर्नर कितने होते हैं, 8, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8। तो कुल मिला के हो गया 1। तो फाइनली इसको जोड़ेंगे तो आंसर 4 आएगा इसका, ठीक है। तो ये आंसर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में देखेंगे क्या कहा गया है कि फॉर एन आयनिक क्रिस्टल द जनरल फार्मूला X एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो विल बी। कोई कंपाउंड है X और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा रेडियस रेशियो उसके लिए सही है। तो रेडियस रेशियो की जो टेबल है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन। कैटायन की साइज अपॉन एनायन की साइज का जो रेशियो होता है उसे हम रेडियस रेशियो बोलते हैं, है ना। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अपना रेडियस रेशियो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे अरेंजमेंट, किस अरेंजमेंट में हमारा क्रिस्टल सिस्टम रहेगा, ये चीज़, ठीक है। तो इसकी टेबल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर क्या है, ये रेडियस रेशियो हमारा 0.155 से लेके 0.225 के बीच में आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। अरेंजमेंट हो जाएगा ट्राइगोनल और प्लेनर, ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यू क्या है, 0.225 से 0.414 के बीच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू हमारी 0.414 से लेके 0.732 के बीच में है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6 और अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 0.732 से लेके 1 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो जाएगा और अरेंजमेंट BCC हो जाएगा। तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो रेंज है वो ये बन रहा है ना, ये वाला। तो ये हमारा है ना 732, मतलब 0.7 आप इसको कह सकते हो, 0.7 और 414 के बीच में, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ओके,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि यहाँ पे हमारे पास में कोई एलिमेंट है जिसको इन्होंने ए कहा हुआ है, उसका जो एटॉमिक मास है वो गिवन है और वो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में है, यानी कि SCC में है। ठीक है, एज लेंथ अपनी 100 गिवन है पिकोमीटर में और एवोगैड्रो वैल्यू गिवन है। तो उसका डेंसिटी बताइए। डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm/n0a³। Z का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है लिखिए। m का क्या मतलब है, एटॉमिक मास और n0 एवोगैड्रो वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे, और a हमारा हो जाता है एज लेंथ, है ना, ये जो एज दी हुई है। ठीक है, ये अपनी एज लेंथ हो जाएगी जो यहाँ पे 100 पिकोमीटर गिवन है। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो Z की वैल्यू SCC के लिए क्या होती है, 1 होती है। मोलर मास या फिर एटॉमिक मास गिवन है जो 60 है अपॉन n0 की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 100 पिकोमीटर है, 100 पिकोमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो कन्वर्जेशन फैक्टर होगा वो होगा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10⁻10 और उसका होल का क्यूब। ठीक है, होल का क्यूब। तो इसको हम जो है पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर मिल जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका होगा, यानी कि 10⁻²। ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 100 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है। देखिए, द इंटरमेटैलिक कंपाउंड का मतलब इसमें 2 मेटल्स हैं, यहाँ पे लिथियम भी है और सिल्वर भी है। क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ये नहीं बताया क्यूबिक में कौन सा है, फेस सेंटर्ड है कि बॉडी सेंटर्ड है, क्या है। इन विच बोथ लिथियम एंड सिल्वर हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है 8 है। ठीक है, द क्रिस्टल क्लास इज, तो अभी जो पीछे हमने टेबल बनाई थी, है ना, उस टेबल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया था उसके सामने क्या अरेंजमेंट लिखा था हमने, तो वो था BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। तो वो टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, टेबल आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इसका B, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, अ सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच W एटम्स, W का मतलब यहाँ पे टंगस्टन नहीं है, कोई गिवन एटम है, नहीं पता कौन सा है। एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक लैटिस, तो W कहाँ पे हैं, ये लोग हैं कॉर्नर पे, ये लोग कॉर्नर पे हैं। O एटम्स एट द सेंटर ऑफ एजेस, वो कहाँ है, एज सेंटर पे हैं ये लोग, एज सेंटर पे, यानी शॉर्ट फॉर्म में हमने इसी लिख दिया उसको, एज सेंटर्स एंड सोडियम एटम्स एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो सेंटर ऑफ द क्यूब का क्या मतलब होता है, बॉडी सेंटर पे है सोडियम। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है। देखिए, जो लोग कॉर्नर पे होंगे तो आपको पता है कि कॉर्नर कितने होते हैं हमारे पास में, 8 होते हैं क्यूब में, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 यानी कि फाइनली ये 1 आ गया। और ये कहाँ पे हैं, एज सेंटर पे हैं, ऑक्सीजन एज सेंटर पे है। तो ये जो अभी हमने ये लिखा ये किसके, W के लिए था। और ऑक्सीजन एज सेंटर पे एजेस कितनी होती हैं, 12 होती हैं। अब गिन के देख लीजिए, 12 एजेस होती हैं क्यूब में, और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। और उसके बाद में जो सोडियम है वो कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर पे 1, एक ही बॉडी सेंटर होता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1 ही होता है। तो फाइन, ठीक है, तो B ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6 वाले क्वेश्चन का। ओके, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन के लिए रेडियस रेशियो क्या होगा। देखिए फिर से टेबल से हमारा क्वेश्चन है। तो टेट्राहेड्रल के लिए आप जो टेबल में आपने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कौन सा मिल रहा था, हमें मिल रहा था ये वाला, है ना। तो ये वाला बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ BCC क्रिस्टल ऑफ एन एलिमेंट इज ए सेंटीमीटर, मतलब कोई नंबर नहीं है, ए सेंटीमीटर है ना। तो ये हमारी जो एज है वो ए सेंटीमीटर है, कोई क्यूब बना हुआ है उसके लिए। m इज द एटॉमिक मास एंड n0 इज द एवोगैड्रोस नंबर, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज। तो सिंपल है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए और यहाँ पे लिखिए ZM n0 और a क्यूब, है ना। तो z की वैल्यू क्या है, BCC है। BCC में z की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और जो एटॉमिक मास है वो m, कैपिटल M गिवन है तो कैपिटल M लिख देंगे अपॉन n0 एवोगैड्रो वैल्यू है, और जो a यानी कि एज लेंथ है वो हमारी a है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, यानी कि 2m अपॉन n0 a क्यूब, n0 a क्यूब, है ना। ये बन रहा है, सी वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट। कंपाउंड Ab2O4 oxides ion are arranged in a CCP and cation A are present in octahedral void। ठीक है, इसमें मतलब ऑक्साइड आयन जो हैं वो कहाँ पे हैं, CCP पे हैं। तो देखिए ऑक्साइड अपना CCP पे है, यानी कि FCC पे है, और जो A हैं वो कहाँ पे हैं, ऑक्टाहेड्रल void में। A हमारे ऑक्टाहेड्रल void में है, and B cations are equally distributed between octahedral and tetrahedral void। B दोनों जगह पे है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में भी है और टेट्राहेड्रल में भी है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल void ऑक्युपाइड इज है, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल void है उसका कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाइड है। आइए देखते हैं। तो ऑक्सीजन का जो नंबर है यहाँ पे वो कितना है, देखिए फॉर्मूले में 4 है, यानी कि इसका जो नंबर है वो 4 है, और ए का जो नंबर है वो 1 है। ठीक है, ए का नंबर हमारा 1 है, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल void है उसमें एक पार्टिकल प्रेजेंट है। ये बात पहले से क्लियर हो गई, क्योंकि जो ए है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल void में है। ठीक है, अब बी के नंबर कितना है, बी का नंबर हमारे पास में 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यानी कि 2 है ये बी। अब ये दो पार्टिकल जो बी के हैं वो किस में हैं, ऑक्टाहेड्रल में कितने हैं, टेट्राहेड्रल में कितने, तो 2 हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक एक ही होंगे, लेकिन ऐसे हम नहीं कह सकते, हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये पता लगा लें कि इसमें ऑक्टाहेड्रल void कितने हैं और टेट्राहेड्रल void कितने हैं, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल void का जो नंबर है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर ही होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो हमारे पास में यहाँ पे 4 है, ऑक्साइड 4 है जो कॉर्नर पे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल void भी 4 ही हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल void कितने हो जाएंगे, वो डबल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल का, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि वो 8 void हो जाएंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखिए जो बी है, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये एक ऑक्टाहेड्रल में रहा होगा और एक टेट्राहेड्रल में रहा होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास में एक जो है बी है और एक ए है ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में 1 + 1 यानी कि 2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void कितना है, 4 है ना। तो नंबर ऑक्टाहेड्रल void का 4 है और पार्टिकल 2 है, यानी कि क्या हुआ, 50% ये ऑक्युपाइड है ना। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0.5 यानी कि 1/2, है ना। तो ए विल बी द आंसर। कि पोटेशियम हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर विथ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 4.52 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, एटॉमिक वेट गिवन है, डेंसिटी बताइए। तो देखिए डेंसिटी के लिए आपको पता है कि आपको जो है एज लेंथ पता होनी चाहिए, नियरेस्ट नेबर से काम नहीं चलना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम ऐसा करेंगे कि नियरेस्ट नेबर की हेल्प से हम ए की वैल्यू पता लगा लेंगे। ठीक है, उससे हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए BCC के लिए नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस है उसमें और एज लेंथ के बीच में हमें यहाँ पे जो है
रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब काम हो पाएगा हमारा। तो देखिए फिर कैसे रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो BCC होगा उसमें भाई बीच में सेंटर में एक पार्टिकल होगा बड़ा सा, और बाकी अपना कॉर्नर पे तो सारे होंगे ही। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर होगा कौन भाई? यहाँ पे मान लीजिए अपना कौन है, पोटेशियम है, तो यहाँ पे पोटेशियम का एक पार्टिकल होगा। ठीक है, और इसके सबसे पड़ोस में जो दूसरा पार्टिकल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ना कि ये वाला होगा, ये वाला पार्टिकल होगा जो सबसे पास में इसके होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इस कॉर्नर से आप चलिए और इस कॉर्नर पे पहुंचिए, ये एक सीधी लाइन बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है बोल देते हैं, मान लीजिए B से इस पूरी लेंथ को हमने B कह दिया। ठीक है, और ये तो अपना A हाई है। ठीक है, तो A और B के बीच में जो यहाँ पे रिलेशन है, मतलब कैपिटल B हाई है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू A√3। ठीक है, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम से आता है, B इज इक्वल टू A√3। ठीक है, तो अच्छा, और आपको जो गिवन क्या है, गिवन है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपको दी गई, यानी कि B भी नहीं दी गई है, आपको B का हाफ दिया गया है ना। तो जब B आप लिखोगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, क्योंकि ये पूरा B नहीं गिवन है, इतनी डिस्टेंस आपको दी गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B की जगह पे क्या लिखेंगे कि ये क्या 4.52 जो हमारे पास में वैल्यू है B की। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4.52 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू A√3। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 4.52 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3। ठीक है, ये इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू मिल जाएगी, और इस A की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे अपना फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना ही है ये Z है ना, m/n0 और A³। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये A की वैल्यू तो पता लग ही जाएगी। यहाँ पे जो डेंसिटीज गिवन है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में गिवन है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे एज लेंथ लिखेंगे वो भी मीटर में लिखेंगे, और जो एटॉमिक वेट है वो 39 है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है एटॉमिक वेट की होती है वो होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको हम किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करके तब लिखेंगे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले जो है हम पहले तो A की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा हमारा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 5 ये हो जाएगा 22, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आइए इसमें वैल्यू रखी जाए। तो Z की वैल्यू क्या है, BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होती है, मल्टीप्लाइड बाय इसका जो एटॉमिक मास है यानी कि 39, और इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, तो इसको हम किलोग्राम पर मोल में रखेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और ये एवोगैड्रो वैल्यू यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाइड बाय ये अपना ए किस में है, एंगस्ट्रॉम में, इसको हमें मीटर में करना होगा। तो कन्वर्जेशन फैक्टर क्या होता है, 10⁻⁻10 का होता है ये भी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5.22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 और इसका क्यूब। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पूरी वैल्यू को, पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सॉल्व करेंगे तो D वाला आ जाएगा 908। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एटम्स X एंड Y, कोई कंपाउंड है जो X और Y से मिलके बना हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक में है, नहीं पता है किस में है, BCC है, FCC है, इस बारे में नहीं बताया गया है। एटम्स X आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, जो X हैं वो कहाँ पे हैं, वो है हमारे कॉर्नर पे, एंड एटम्स Y एट द फेस सेंटर, यानी कि ये फेस सेंटर पे हैं।
ठीक है, फॉर्मूला बताइए। तो देखिए जो कॉर्नर पे होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जो फेस सेंटर पे होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY3, है ना, XY3 किस में है, तो ये अपना XY3 यानी कि डी वाला हमारा सही हो जाएगा ना, 11th का डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम द डिस्टेंस d बिटवीन द नियरेस्ट नेबर इज गिवन बाय। ठीक है, तो फेस सेंटर की ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस है उसका बेसिकली ये एस रिलेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फेस सेंटर जो होगा उसमें आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ में फेसेस पे भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाली हमारी फेस है, तो एक कॉर्नर मान लीजिए एक पार्टिकल हमारा कॉर्नर पे है, और दूसरा मान लीजिए इस कॉर्नर पे है, और तीसरा हमारा यहाँ बीच में से फेस सेंटर पे होगा। तो जो नियरेस्ट नेबर होता है फेस सेंटर के केस में, वो कॉर्नर के पास में जाएंगे तो ये फेस सेंटर वाला ही नियरेस्ट नेबर होता है। ठीक है, तो हमें इस डिस्टेंस के बारे में बताना है, इस वाले डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा है डी। ठीक है, स्मॉल डी इन्होंने कहा है, तो हम इसको स्मॉल डी ही मान लेते हैं। और आइए इसको हम डिराइव करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाली इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फेस डायगोनल। ठीक है, और फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल इज इक्वल टू होता है A√2। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल 2D के बराबर है ना, ये 2D के बराबर है। तो 2D इज इक्वल टू A√2। ठीक है, तो D इज इक्वल टू इन्होंने निकाला हुआ है, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A√2/2। ठीक है, तो A√2/2 ये हमारा हो जाएगा। बाकी जो है आप इसको अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, वो दोनों को ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा A/2A/2√2, है ना। तो ये कट जाएगा तो A/√2 आ गया। ठीक है, तो A/√2 कहीं पे जरूर होगा, ये डी वाला। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, an element crystallizes in body centered cubic structure. If the edge length of the cubic unit cell is 400 picometer, the interatomic distance in the crystal is। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बताइए। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का क्या मतलब है, अब देखिए ये BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो हम BCC जरा बना लेते हैं। ये हमारा एक क्रिस्टल हो गया। अब BCC यानी कि एक जो हमारा पार्टिकल होगा वो बॉडी सेंटर पे होगा, बाकी ऐसे कॉर्नर्स पे हो जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, अब इसमें नियरेस्ट नेबर क्या होगा, जो कॉर्नर से हमारी ये वाली डिस्टेंस होगी, कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या होगी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी, और वही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी कहलाएगी, क्योंकि एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस कॉर्नर से लेके आप इस कॉर्नर तक आइए, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा पूरा बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो हमने बनाया वो तो भाई यहाँ पे छोटे छोटे दिखाए हुए हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होते पार्टिकल, ऐसे कोने में नहीं लगे हुए होते हैं, ये सब एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं ना। जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, और इस कॉर्नर पे जो होगा वो इस तरीके से होगा पार्टिकल, और जो यहाँ बॉडी सेंटर पे होगा वो इस तरीके से, यानी कि ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से टच कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी जो रेडियस होगी इस पार्टिकल की वो क्या होगी, ये स्मॉल आर अगर हम इसे माने, है ना, यहाँ भी वही चीज़ स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो कुल मिला के क्या हो गया, 4R हो गया, है ना। तो ये हो जाता है हमारा 4R इज इक्वल टू, अब ये बॉडी डायगोनल, ठीक है, और ये साइड लेंथ जो हमारी A है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बीच में रिलेशन हमारा हो जाता है कि बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड हमारी A है तो हम उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और ये डिस्टेंस क्या, ये 2R है ना। 4R हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4R को हम 2R में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2R यही लिखेंगे, है ना, इज इक्वल टू A√3
तो 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a√3/2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 200 मल्टीप्लाइड बाय √3। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि 346.4 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास गिवन है हैज अ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर, व्हाट इज इट्स डेंसिटी। तो सीधे क्वेश्चन है, फॉर्मूले में रखना है इसको। डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Zm/n0 एंड a³। ठीक है, z का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हमारे क्या है, फेस सेंटर्ड है। तो फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसको आप याद भी रख सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और m यानी कि एटॉमिक मास जो हमारा 60 गिवन है, ये हो जाएगा 60 अपॉन n0 की वैल्यू यानी कि एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है हमारा यहाँ पे 400 पिकोमीटर गिवन है। 400 इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो उसके जो यूनिट होगी वो किस में होगी, वो होगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में यूनिट होगी। आप इसमें देखिए ऑप्शन हमारा किलोग्राम में भी है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर जो है मैच नहीं करता है तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये मैच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो ऑप्शन हो जाता है वो कैलकुलेट करने के बाद में ये आपका बी वाला ऑप्शन इसे मिलने वाला है। ठीक है, 6.23 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन एलिमेंट अकर्स इन BCC स्ट्रक्चर। BCC में एलिमेंट हमारा है, इट्स डेंसिटी इज 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी रो गिवन है कितनी है, 8, यूनिट क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर। इफ द सेल एज इज 250 पिकोमीटर, यानी कि जो एज लेंथ है वो हमारी 250 पिकोमीटर है। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, तो कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूले में रख देना है ना। तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू Zm/n0 एंड a³। तो z की वैल्यू क्या है, BCC के लिए z की वैल्यू क्या होती है 2, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। और अपना मोलर मास हमको निकालना है। ठीक है, n0 की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू जो अपनी गिवन है 250 पिकोमीटर। 250 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, पिकोमीटर को है ना, तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और इसका हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, इसको क्यूब कर लेंगे। और यहाँ पे रो की वैल्यू गिवन ही है, यानी कि डेंसिटी की वैल्यू ये अपना 8 है, तो क्या बचता है, m बचता है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 का बी हो जाएगा, यानी कि 37.6 ग्राम पर मोल इसका एटॉमिक मास आ जाएगा हमारे इस एलिमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है द रेडियस ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 टाइम्स द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्वेश्चन हमारा रेडियस रेशियो जो टेबल हमने बनाई थी रेडियस रेशियो वाली उसी से है। तो उसमें आप जाएंगे तो जो आपको 0.225 के सामने कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा वो टेट्राहेड्रल ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसका जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, सेकेंड वाले पॉइंट में आएंगे तो रेडियस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.732 टाइम्स द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है उसका जो रेशियो आता है वो क्या होता है 0.414। तो अगर यहाँ पे 0.732 की जगह अगर ये वैल्यू होती तो सही होता। तो ये किसके लिए सही, तो ये है अपना BCC के लिए सही है। जो टेबल में सबसे नीचे वाली रो थी उसमें BCC था और उसमें ये वैल्यू लिखी हुई थी ना, 0.732 से लेके 1 के बीच में जो रेशियो आ रहा था। ठीक है, बाकी अपना दी स्पेस ऑक्यूपाइड इन BCC अरेंजमेंट इज 68% सही है। और द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इन द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इज डबल दैट ऑफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये भी बात सही है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है जो सही नहीं है वो बी वाला है। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर्स द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज
कौन सा इसमें पॉइंट डिफेक्ट है, जो डेंसिटी को कम कर देता हो, तो वो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर इन अ क्रिस्टल मेक्स इट, एफ सेंटर यानी कि जो एफ सेंटर जहाँ पे होगा जिस क्रिस्टल में, जिस डिफेक्ट में, उसमें क्या आएगा, मतलब कंडक्टिंग हो जाएगा हमारा सब्सटेंस, या फिर कलरलेस हो जाएगा, या नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, या कलर्ड हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि एफ का मतलब ही होता है फार वे, और फार वे का मतलब होता है कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a 13 element is added in a small amount to germanium the material obtained is, देखिए जब 13th वाले ग्रुप को हम ऐड करेंगे, मतलब जो अपना जर्मेनियम है वो तो 14th ग्रुप में 14th ग्रुप में आता है, ठीक है। अब 14th ग्रुप में दो चीज़ें ऐड की जाती हैं जब डोपिंग की जाती है, तो या तो 13th ग्रुप वाला एलिमेंट ऐड किया जाता है, या तो 15th वाला, ठीक है। 13 वाला हम जब भी ऐड करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और जब 15th वाला ऐड करेंगे तो नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव मतलब पी टाइप और नेगेटिव मतलब एन टाइप, ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो जो अपना सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर हम क्या करते हैं 14th ग्रुप में, यानी कि जर्मेनियम में अगर हम क्या ऐड कर देते हैं, कोई 13th ग्रुप का एलिमेंट ऐड करते हैं, तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन अ सॉलिड लैटिस the cation has left a lattice site and is located at an interstitial position, the lattice defect is, है ना। कैटायन अपनी जगह से निकला है लेकिन लैटिस से, मतलब क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, वहीं कहीं रह गया, लैटिस में ही रह गया है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। सीजियम ब्रोमाइड कंटेन्स बीसीसी स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड इज 4.3 एंगस्ट्रॉम, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड ब्रोमाइड आयंस विल बी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सीजियम और ब्रोमाइड आयन के बीच की डिस्टेंस हमें पता लगानी है, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। हमारा जो सीजियम होगा वो कहाँ पे होगा, ऐसे मिड में होगा, यानी कि बॉडी सेंटर पे होगा, और ब्रोमाइड आयंस हमारे कॉर्नर्स पे रहेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टच करते रहते हैं ना, कि अगर आप इस पार्टिकल से लेके इस पार्टिकल के बीच में से आप ट्रेवल करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स दिखेंगे वो इस तरीके से कुछ दिखेंगे, यानी कि जो इस कॉर्नर पे वो ऐसे दिखेगा, और ये वाला हमारा इस तरीके का, और जो बीच में है बॉडी सेंटर पे वो इस तरीके से, ये सब एक दूसरे से टच करते रहते हैं ना। तो लास्ट एक क्वेश्चन इसी तरीके का आया था। ये जो हमारी रेडियस होगी वो क्या होगी, इसकी आर, स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, है ना। तो ये कुल मिला के 4r बन गया। तो 4r इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो हमारी डिस्टेंस a है, जो साइड है उसको हमने a कहा है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, जो कितनी है 4.3 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये अपना जो 4r की वैल्यू है, जो लेंथ है, ये हमारा बॉडी डायगोनल है बेसिकली, ठीक है। और बॉडी डायगोनल और साइड लेंथ के बीच की जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू a√3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बॉडी डायगोनल हमारा 4r के बराबर है, इधर हम क्या करेंगे a√3 लिख देंगे, तो a√3। तो हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली चाहिए ये डिस्टेंस, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, जो क्या है 2r है। तो 4r को हम अगर 2r में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 × 2r इज इक्वल टू a√3, ठीक है। तो ये अपना 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√3/2, ठीक है। वैल्यूज रखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास में क्या है 4.3 है, मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये अपना 3.7 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। Analysis shows that nickel oxide has the formula of this. Okay, it contains both nickel +2 and nickel +3. What fraction of the nickel exist as nickel +3 आयंस। कह रहे हैं कि हमारे पास में जो निकल ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला ये होता है, जिसके अंदर निकल +2 और निकल +3 दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो अब ये बताइए कि इसके अंदर निकल +3 का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है। तो पहला काम हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास में ये नंबर हैं 0.98 और 1.00, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, निकल 98 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 100, है ना। तो एक बात तो हमको पता ही है, वो ये है कि जो किसी भी कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा ही टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के बराबर रहेंगे। इसी पे बेस्ड हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस
इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस हमको पता है कितने होने चाहिए इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर तो फिक्स है ना। तो क्या हो जाएगा 100, और ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो 2 का होता है ना, तो ये हो जाएगा अपना 200 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो अपना निकेल +2 का नंबर है वो हम कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर दैट द नंबर ऑफ निकेल 2+ इज इक्वल टू x, है ना। निकेल +2 को हम x मान रहे हैं, तो निकेल +2 अगर x है तो निकेल +3 कितना हो जाएगा 98 - x, क्योंकि ये तो 98 टोटल है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ निकेल 3+ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 98 - x, है ना। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अपना इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 उठाइए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर उठाइए, तो यहाँ पे इतना क्या है 200 है, और इधर क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, निकेल का जो नंबर है वो क्या है x है ना, और निकेल पे चार्ज क्या होता है +2 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। प्लस जो निकेल +3 का नंबर है वो क्या है 98 - x, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है 3 का, है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमको यहाँ से पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x, है ना, प्लस 2x प्लस, अब ये 3 को जब 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अपना 294 - 3x, है ना। इसको हम रीअरेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें क्या मिलने वाला, ये मिलेगा अपना 200 - 294 इज इक्वल टू 2x - 3x। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना 94 इज इक्वल टू x, है ना। यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 94, और x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब हुआ निकेल +2 का नंबर, है ना। तो निकेल +2 का जो नंबर है वो 94 है ना, और टोटल 98 है। तो निकेल +3 का नंबर फिर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकाल लेना है। फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, जिस भी एंटिटी का हमें फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऊपर रखिए, नीचे टोटल नंबर रख दीजिए, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो कि निकेल +3 का हम निकालना चाहते हैं, +3 का नंबर क्या है 4 है, तो 4/98, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपनी 0.04 के अराउंड आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ओके। How many unit cells are present in a cube-shaped ideal crystal of sodium chloride of mass 1 gram, atomic mass sodium and chlorine का given है। तो यहाँ पे इनके पास में सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है जिसका जो मास है वो 1 ग्राम है। तो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कितने यूनिट सेल होंगे। फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू number of molecules of NaCl in 1 gram upon number of NaCl molecules in 1 unit cell, मतलब एक यूनिट सेल में हमारे पास में कितने नंबर ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल होंगे उसे हम नीचे रखेंगे, और 1 ग्राम NaCl में कितने मॉलिक्यूल होंगे वो हम ऊपर रखेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि जो NaCl होता है उसका मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसको फार्मूला बोला जाता है ना। लेकिन बार बार फार्मूला बोलेंगे तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। लेकिन याद रहे कि सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज़ अ फार्मूला, ओके। मॉलिक्यूल केवल कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl इन 1 ग्राम कैसे निकालोगे, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl इन 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपना 1 ग्राम है, और मोलर मास क्या है सोडियम क्लोराइड का, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, 23 और 35.5, यानी कि अपना हो जाएगा 58.5, है ना। तो ये 58.5
ये क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना 1/58.5 ये क्या आता है, 1/58.5 ये हो जाएगा 0.017। ठीक है, ये हो जाता है अपना 0.017 और n नॉट। ठीक है, तो इन सबको जो है ऊपर रखा जाए, इस वाले इक्वेशन 1 में इनको रखा जाए। ठीक है, तो ऊपर जो रखोगे वो तो ये हो जाएगा है ना 0.017 n नॉट अपॉन, नीचे क्या रखोगे, अब देखो एक यूनिट सेल में जो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास में 4। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.0 है ना 0.017 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4.25 इंटू 10⁻³ अब जरा एवोगैड्रो वैल्यू भी हम ले लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻21। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ये अपना ए वाला ऑप्शन है ना, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इतने यूनिट सेल्स होंगे 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में। व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें किस टाइप का डिफेक्ट जो है शो किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा पॉजिटिव गायब है ना, उसके बाद में यहाँ पे एक नेगेटिव गायब है, इधर देखिए पॉजिटिव गायब है, एक नेगेटिव गायब है ना। तो इस तरीके का जो मिसिंग होते हैं हमारे पार्टिकल्स, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये हमारे आते हैं शॉर्ट की में, है ना। अगर ये क्या करते, मान लीजिए अपना क्लोरीन है, यहाँ से उठ के चला जाता है, यहाँ बैठ जाता है ना, तो इसको हम लोग फ्रैंकल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट केस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, an ionic compound has a unit cell consisting of A ions at the corner। तो देखिए A कहाँ पे है, A है हमारे कॉर्नर पे ऑफ अ क्यूब एंड B ions on the center of the faces। B कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द फेसेस पे है ना, तो ये हो जाएंगे हमारे सेंटर ऑफ फेसेस पे रखे हुए हैं। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, है ना। तो देखिए जो कॉर्नर पे होगा उसका जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8, फाइनली ये क्या आ गया 1। और जो फेस सेंटर पे होगा उसका नंबर देखिए क्या होगा, फेसेस कितनी होती हैं 6, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है, फाइनली क्या आ गया 3 आ गया, जोड़ोगे है ना। तो जो कॉर्नर पे होगा वो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो फेस पे होंगे वो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएंगे 3, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 3। तो आंसर क्या हो जाएगा AB3, यानी कि बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज, और इसकी जो है एटॉमिक रेडियस गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास में कोई एलिमेंट है जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है, हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, एटम्स कितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक है, अब देखिए जो FCC होता है वो क्या होता है, FCC में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16/3 πr³। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y, जो Y हैं वो कहाँ पे हैं, CCP पे हैं, CCP, and those of the element X occupy 2/3 of the tetrahedral void। X कहाँ पे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, और वो जानने के लिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि जो अपना CCP पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स CC पे, यानी कि CCP का मतलब ही होता है FCC, है ना। तो FCC पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हमारे पास में 4 होता है। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो क्या होता है 2n।
है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 8 पार्टिकल्स हुए, ठीक है। 8 वाइड हुए, कौन से, टेट्राहेड्रल वाइड हुए। तो कह रहे हैं कि पूरे टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, कितने कर रहा है, 2/3 को। तो हम क्या लिखेंगे कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये हम लिखने वाले इधर, है ना। तो ये हमें फाइनली जो इधर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, y4 और x ये क्या हो जाएगा 16/3, है ना। अभी तो फ्रैक्शन में आ गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को हम हटाना चाहेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को 3 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना। तो क्या लिखेंगे, y4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और x ये अपना 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना। तो ये तो 16 बचा, और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो y 12 x 16। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों नंबर्स हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे केस में जब दोनों ही नंबर किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो रहे हों तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें क्या मिलने वाला है, y3 और x4, ठीक है। तो यहाँ पे x को पहले आंसर में लिखा गया, तो इसको भी आप ऐसे कर लेना, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना x4 y3। तो ये अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। जो ए बी है कोई हमारे पास में सब्सटेंस है जो बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। विथ एज लेंथ इसकी गिवन है, क्या है 387 पिकोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन द लैटिस इज। दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है ना। तो इसके पहले भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम जरा डायग्राम बना के हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए बीसीसी है तो यानी कि एक पार्टिकल कहाँ पे होगा, ऐसे बॉडी सेंटर पे होगा इस तरीके से, है ना। अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की हम बात करते हैं तो एक जो पार्टिकल यहाँ पे होगा वो ऐसे हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल्स के जो साइज है वो हम सेम कंसीडर कर रहे हैं। ये बनाने में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इनका जो साइज है वो हम सेम मान के चल रहे हैं, सबका साइज जो है बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 4r, 1r 2r 3r 4r, है ना। तो ये क्या हो जाएगी 4r इज इक्वल टू, अब जो ये वाली डिस्टेंस है जिसको हम a बोल रहे हैं, इसके और इस 4r के बीच का जो रिलेशन होता है वो हो जाता है a√3, है ना। अब हमको तो क्या चाहिए, ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चाहिए, और वो क्या होंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए जो क्या है ये 2r के बराबर है। तो हम इधर क्या करने वाले हैं, हम इसको 2r में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2r इज इक्वल टू a√3। तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a√3/2, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये वैल्यू अपने पिकोमीटर में ही आएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे हम रख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 387, और मल्टीप्लाइड बाय अपना √3 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा 335 इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में, अ मेटल क्रिस्टलाइजेज विद अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द एज ऑफ यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर, द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज। आइए देख लेते हैं डायमीटर का कैसे पता चलेगा। देखिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एफसीसी में ये क्रिस्टलाइज हो रहा है, एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है ना। और अपना जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है 408 पिकोमीटर है, ठीक है। तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये अपना फेस सेंटर्ड, हम इसको जरा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो फेस सेंटर में भाई देखिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे और फेस पे होंगे, ये चीज़। तो जो पार्टिकल कॉर्नर पे होगा वो ये हो गया, और इस कॉर्नर पे वो ये हो गया, और जो हमारा फेस के सेंटर पे वो ये पार्टिकल हो गया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है आर 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 और आर, ठीक है। तो यानी कि 4r हो गया, है ना। और ये वाली डिस्टेंस हमारी a है जो आपको गिवन है, तो इसको हम a मान लेते हैं। रिलेशन हमारे पास में क्या हो जाता है इधर 4r इज इक्वल टू a√2। ध्यान में रखेंगे कि अगर बॉडी डायगोनल होगा तो √3 लिखेंगे, और अगर फेस डायगोनल होगा तो √2 लिखेंगे। अगर भूल गए तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव करके निकाल ले सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान रहता है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे,
डायमीटर निकालना है ना। तो डायमीटर का मतलब क्या होता है 2r, है ना। तो 2r हमको निकालना है इसका, तो ये वैल्यू ही तो हमको निकालनी है। तो सेम जैसे पीछे किए थे वैसे ही है, तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। तो 2r मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू a रूट 2, 2r इज इक्वल टू a रूट 2 अपॉन 2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 408 पिकोमीटर है। इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा इसका 288 पिकोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इज, किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबिक क्लोज्ड पैक यानी कि सीसीपी यानी कि एफसीसी। और एफसीसी में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या होगा 4। और आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर होता है, जो चूंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा हुआ है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर ही रहता है। तो अगर हमारे यूनिट सेल में या फिर किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी क्रिस्टल में अगर 4 पार्टिकल हैं तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर होगा वो भी 4 ही रहेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, ए की लेंथ यहाँ पे गिवन है, the distance between the body centered atom and one corner atom in cube will be, किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी सेंटर्ड की। जाहिर सी बात है जो हमारा क्रिस्टल वो बीसीसी ही रहा होगा, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के कई क्वेश्चंस किए जा चुके हैं। तो ए क्या है? ये अपनी एज लेंथ है, ठीक है। तो किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है? बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे बॉडी सेंटर पे हमारा एक पार्टिकल रहा होगा और बाकी हमारे कॉर्नर्स पे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, तो ये जो है क्या होगा, ये वैल्यू हमारी ए के टर्म्स में हमें लिखनी है, ठीक है। तो ए के टर्म्स में लिखेंगे तो हम यहाँ पे, हमें आर का कोई यूज़ है नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं कि इसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना। इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए ये वाली जो हमारी वैल्यू है इसको हम कैपिटल डी अभी माने ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए रूट 3, ठीक है। ये तो रिलेशन है जो हमें पहले से पता है, उसको हमने एज इट इज लिख लिया है। फिर अभी हमको देखना है हमें निकालना क्या है यहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम, ठीक है, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमें पता लगानी, जब तक हम करते आ रहे हैं ना। कई क्वेश्चन में हमने यही चीज़ की, अलग अलग तरीके से सेम चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें बताना है कि ए के टर्म्स में बताइए ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हमारा ये डी है ना, ये जो डी है इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको हम इस वैल्यू को, इतनी वैल्यू को स्मॉल डी बोल देते हैं ना, तो ये स्मॉल डी, ठीक है। और स्मॉल डी और 2D के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो ऐसे देख लेते हैं अलग से में ना। तो D बराबर क्या होता है 2D, है ना। इस पूरे को हमने क्या कैपिटल डी माना है, इतने को कैपिटल डी हमने माना है और इतने को स्मॉल डी माना है, तो कैपिटल डी बराबर क्या हो जाएगा 2D, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2D इज इक्वल टू ए रूट 3, तो D इज इक्वल टू ए रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 2, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन में आप आएंगे तो ये मिलता है कि नहीं, आइए। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए रूट 3 अपॉन 2, इससे मैच कर रहा है ना। तो ये हमारा इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ओरल क्वेश्चन है, अगर आप इस लेवल पे क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतने क्वेश्चन करने के बाद में ओरली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको डी कैपिटल स्मॉल डी मानने की जरूरत है नहीं। अगर आपके पास समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है, बहुत थोड़ा सा मतलब कम समझ में आए, तो आप सिस्टमेटिकली कीजिए हमेशा, ताकि गलती के चांसेस कम रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट सेल एज ऑफ 4.29, यहाँ पे अपना 4.29 एंगस्ट्रॉम ए की वैल्यू गिवन है। द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो देखिए सोडियम एटम किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो ये अपना
BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, आपको काफ़ी बातें समझ में आ ही चुकी हैं। ए की वैल्यू गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालनी है ना। द रेडियस ऑफ द एटम इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो सीधे कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली कर लेते हैं ना। 4r इज इक्वल टू a√3 है ना। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√3/4 है ना। a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू 4.29, उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं √3 से, और अपना जो डिवाइड करेंगे 4 से, है ना। तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है इसका, ये पूरा सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ये अपना ए वाला आ जाएगा 1.866 इसका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, if the unit cell of a mineral has cubic closed pack array of oxygen atoms with m oxygen atom, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे है, CCP पे है, यानी कि FCC पे है। ठीक है, m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय एल्युमिनियम आयन। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल होल्स जितने हैं उनका m फ्रैक्शन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एल्युमिनियम आयन कर रहा है। यानी कि हम इधर अलग से लिख लेते हैं कि ये अपना m फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय एल्युमिनियम आयंस है। ठीक है, और n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयंस। तो ये एल्युमिनियम आयन ऑक्टाहेड्रल होल में है, और n फ्रैक्शन इज ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम, और ये हैं किसमें, ये हैं टेट्राहेड्रल वाइड में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम ये पता लगाएं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड इसमें हैं कितने हैं। उसके लिए हमें ऑक्सीजन का नंबर जानना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का नंबर हमें कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा कि ये अपना जो है FCC में है ना। तो FCC का मतलब क्या हुआ, तो जो चीज़ FCC पे होगी वो फेस सेंटर पे होगी प्लस कॉर्नर पे होगी, यानी कि जो उसका नंबर होगा वो हो जाएगा 4, है ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से हम वाइड का पता लगा सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर यानी कि 4, और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल का 2 टाइम्स यानी कि 8। तो ये नंबर्स हो गए हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड के। ठीक है, अब ये काम हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, है ना, पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो हमको क्लियर है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो ये तो नेगेटिव चार्जेस हमारे क्लियर हो गए। पॉजिटिव चार्जेस हमको नहीं पता है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल की बात सबसे पहले की जाए ना। ऑक्टाहेड्रल में कौन है, ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास में यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड हमारे पास में कितने हैं, 4 हैं, और एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3 का। ठीक है, और इसका कितना फ्रैक्शन ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो m फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय m। ठीक है, प्लस इसी तरीके से टेट्राहेड्रल वाइड को करेंगे। टेट्राहेड्रल वाइड हमारे पास में 8 हैं, कौन है, मैग्नीशियम, चार्ज +2 का होता है, और इसका जो फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो n है ना। इसको जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12m, है ना, प्लस 16n इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो m और n की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ से रखेंगे, है ना, ऑप्शन से रखेंगे, जिसमें जिस ऑप्शन की वैल्यूज़ रखने पे इधर वाला जो LHS है वो 8 हो जाए, मतलब RHS के बराबर हो जाए, वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन में जो m की वैल्यूज़ हैं, है ना, ये देखिए पहला वाला हमारा n है, और दूसरा वाला, पहले वाला m है, दूसरा वाला n है। तो पहले वाले में जो m की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जब 2 रखोगे m के जगह पे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में 8 है, तो यहाँ पे अगर n की जगह 8 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 8 के बराबर हो गया। यानी हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे आप चेक कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज 8 नहीं आएगी। ठीक है, लिथियम हैज अ BCC स्ट्रक्चर, its density is 530 kilogram per cubic meter and the atomic mass is this। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। एज लेंथ हमको निकालनी है, डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZM अपॉन
एन नॉट एंड ए क्यूब। ठीक है, तो ए निकालना है, तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू जेड एम अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट। वैल्यूज रखेंगे, जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए क्या होती है 2। ठीक है, उसके बाद में एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक मास है वो किस में है, ग्राम पर मोल में है, लेकिन हमारी जो डेंसिटी वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, तो इसको हम भी किलोग्राम में रखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6.94 इंटू 10⁻⁻10। अब ये किलोग्राम पर मोल में हो गया, अपॉन एवोगैड्रो वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और उसके बाद में ये एवोगैड्रो वैल्यू मैंने पहले रख दी है ना। अब डेंसिटी रख लेंगे, तो डेंसिटी क्या है, ये हमारी 530 मल्टीप्लाइड बाय 530 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, ए क्यूब की। ठीक है, ये हम पूरा कैलकुलेट करने वाले हैं। 43.4 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा, है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43.4, इसका हमारा रूट क्यूब है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻30, इसका भी हमारा रूट क्यूब। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा -10, है ना। और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लगभग 3.5 के अराउंड आ जाएगी। ठीक है, इंटू 10⁻10। ये आंसर किस में होगा, मीटर में। पिको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये फाइनली क्या मिलेगा 350 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये हमारे 350 के अराउंड, ये अपना बी वाला आ रहा है आंसर। तो बी आंसर विल बी करेक्ट आंसर। The ionic radii of A plus and B minus ions are 0.98 meter and decimeter. The coordination number of each ion in AB is, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको डिवाइड कर लीजिए। जो कैटायन है यानी कि A प्लस अपॉन B माइनस, है ना, इसको आप करेंगे डिवाइड, यानी कि 0.98 इंटू 10⁻⁻10, है ना, अपॉन 1.81 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसको देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो ये हो जाता है हमारा 0.98 अपॉन 1.81, तो ये 0.54 हो गया, 0.54, है ना। अब ये 0.54 आप टेबल में देखेंगे किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये लाई करेगा अपना 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाई कर रहा है ना। और आप जब टेबल बनाए थे तो उसमें कुछ आपको इस तरीके से मिल रहा था। जो पहला था वो अपना 0.155 से लेके 0.225 से लेके क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था। फिर 0.225 से लेके 0.414 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। फिर ये वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल crystallizes in face centered cubic structure if the edge length of its unit cell is a, the closest approach between the two atoms in metallic crystal will be। तो हमारे पास में यहाँ पे कौन है, फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड में यानी कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ मिड में होगा ना। तो ये पार्टिकल्स हमारे इस तरीके से हो गए, ये हमारा सेंटर वाला हो गया और ये इस कॉर्नर वाला हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल डी मान लेते हैं, है ना। कैपिटल डी हो गया मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और डी के बीच में जो रिलेशन हो जाएगा वो हमारा होता है a√2। क्योंकि ये FCC है, हम फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a√2। ठीक है, अब जो हमें निकालना है वो क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, यानी कि हमें निकालनी है ये वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो ये वैल्यू क्या है, ये अपना इसको स्मॉल डी मान लो इस वैल्यू को,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी यहाँ भी डी, तो 2d की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 स्मॉल डी इज इक्वल टू ए रूट 2। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर a रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, तो किससे मैच कर रहा है, तो किसी से नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करने वाले हम यहाँ पे ऊपर नीचे रूट 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना a रूट 2 a सॉरी a मतलब 2a है ना, ये से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 तो रूट 2। ठीक है, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा अपना a अपॉन रूट 2, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आयरन एग्जिबिट्स BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अबव 900 डिग्री सेल्सियस, इट ट्रांसफॉर्म्स टू FCC स्ट्रक्चर। The ratio of density of iron at room temperature to that of 900 डिग्री सेल्सियस is। क्या कह रहे हैं कि जो आयरन है वो रूम टेम्परेचर पे BCC क्रिस्टलेटिस में रहता है, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो वो FCC में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये बताइए कि रूम टेम्परेचर पे जो उसकी डेंसिटी है और जो 900 डिग्री सेल्सियस पे उसके बीच में रेशियो बताइए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन ये इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए हम इसको बोर्ड पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमने आपको समझा ही दिया है, अब सीधे हम इसको हटा के सॉल्व करते हैं। क्या पता लगाना है कि डेंसिटी बिटवीन BCC with respect to density of BCC with respect to density of FCC, ये हमको पता लगाना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधे, है ना। क्या हो जाएगा, ZM अपॉन N नॉट A क्यूब अपॉन ZM N नॉट और A क्यूब। ठीक है, BCC में जो Z की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2, और इधर क्या हो जाएगी 4 FCC के लिए, तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए Z की वैल्यू BCC के लिए 2 होगी, और मोलर मास या फिर एटॉमिक मास दोनों का बराबर रहेगा, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। एवोगैड्रो वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये बराबर रहेगी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो Z की वैल्यू में लिख लिया 2 और M हमारा कैंसिल आउट हो ही गया, और A दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि FCC और BCC में A की वैल्यू अलग हो जाएगी अगर रेडियस बराबर है तो, है ना। तो रेडियस बराबर है, क्वेश्चन में लिखा ही था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में ये बात लिखी गई है कि जो रेडियस है वो क्या है, बराबर ही है ना। तो ये क्या है, एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ द आयरन रिमेन्स कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो रेडियस बराबर है तो A की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा BCC का A है उसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में AB, है ना, और यहाँ पे अपना क्यूब है उसको हम लगा देते हैं अपॉन, यहाँ पे वैल्यू हमारी Z की FCC के लिए क्या होगी 4। ठीक है, M हमारा कैंसिल आउट हो ही गया है, और A यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, F लिख देते हैं शॉर्ट में, और इसका भी क्यूब। ठीक है, तो ये तो भाई 1 अपॉन ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन AB क्यूब, है ना, अपॉन 2 अपॉन AF क्यूब। ठीक है, तो ये फाइनली अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन AB क्यूब। ठीक है, और ये 2 अपना इधर नीचे आ जाएगा तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, और ऊपर अपना हमारा AF और इसका क्यूब हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। अब हम यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे बिटवीन द R एंड A। ठीक है, दोनों के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, FCC में भी और BCC में। तो पहले BCC के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो BCC में क्या होता है भाई, BCC में होता है 4R इज इक्वल टू A रूट 3, है ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4R अपॉन रूट 3। ठीक है, और FCC के केस में ये क्या हो जाएगा 4R इज इक्वल टू A रूट 2, तो A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं A
ऑफ BCC एंड A ऑफ FCC। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ इक्वेशन 1 में रख लेंगे। ठीक है, ये रखा जाए। तो यहाँ पे देखिए, फिर इनको रखिए। ये क्या है, ऊपर हमें FCC का रखना है और नीचे BCC का रखना है। तो FCC का है हमारा 4r/√2 और इस पूरे का क्यूब अपॉन ये अपना 4r/√3 इस पूरे का क्यूब, और यहाँ पे आप देखिए 2 भी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो भाई इनका क्यूब होगा तो 4r और 4r ये पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या बचने वाला है हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 1/2√2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 2√2 है ना, अपॉन 1/3√3। ठीक है, और इस पूरे में ये 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई का मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो इसको हम इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 2, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो ये हमारा होगा 1/2√2 मल्टीप्लाइड बाय ये 2, कौन सा ये हमारा 2 हमने यहाँ पे इसको काट दें, हमने काटा नहीं, वैसे ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3 है ना, 2 नहीं होगा, ये होगा 3√3/2। ठीक है, तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया 3√3/4√2। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे पास में है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे पास में है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सीजियम ब्रोमाइड कह रहे हैं BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, सीजियम ब्रोमाइड BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, BCC द यूनिट सेल लेंथ इज 436.6 पिकोमीटर, यानी कि A की वैल्यू है हमारी 436.6 पिकोमीटर। और गिवन दैट द एटॉमिक मास ऑफ सीजियम is 133 and that of bromine is 80 mu and Avogadro number is this, the density of cesium bromide is। तो सिंपल क्वेश्चन है, डेंसिटी के फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू ZM/, है ना, N0 और A3। तो Z की वैल्यू किसके लिए, BCC के लिए। अब देखिए यहाँ पे Z की वैल्यू जो होगी हमारी वो BCC के लिए 2, तो 2 ही रखा जाएगा। ठीक है, M क्या हो जाएगा, M का मतलब यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा, यानी कि 133 और 80। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 213। ठीक है, अपॉन N0 की एवोगैड्रो वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, अपना 6.023 और A की वैल्यू जो गिवन है उसको रख देंगे, क्या है 436.6। ये पिकोमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। उसके लिए क्या करेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका करेंगे हम क्यूब। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B वाला, यानी कि 82.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। The cubic unit cell of a metal, molar mass given है मेटल का, has an edge length of 362 picometer, its density is this, the type of unit cell। तो यहाँ पे हमें टाइप निकालना है। देखिए क्या निकालना होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला ZM/N0 A3। ठीक है, देखिए टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो Z की वैल्यू है ये हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, सारी यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख लेंगे, डेंसिटी रख लेंगे। डेंसिटी क्या है 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, और Z हमें निकालना है। और जो मोलर मास है
वो गिवन है कितना है 63.55 यूनिट का है, ग्राम पर मोल, ठीक है। और अपॉन में एन नॉट की वैल्यू और ए की वैल्यू भी गिवन है 362 पिकोमीटर में। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से -10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे z की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। कुछ निकाल लेंगे तो z की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 2 आ सकती है या फिर 4 आ सकती है ना, मतलब इनके अराउंड आएगी। नॉर्मली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, कुछ अराउंड आएगी। जैसे 4 अगर मान लीजिए है तो इस तरीके से 3.7 3.8 है ना, इस तरीके से आ सकता है। तो कोई यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो किस में एग्जिस्ट करता है। मान लो अगर 2 आ गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 आया है ना, तो z की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, तो ये BCC के लिए होती है ना। और अगर 4 आया तो ये किसके लिए, FCC के लिए होता है। और अगर 1 आ गया तो 1 SCC के लिए होता है ना। तो ये 3 में से कोई एक वैल्यूज़ मिलेगी, उस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो 39 का जो आंसर है वो हमारा B है। B का मतलब फेस सेंटर, यानी कि इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। 4 आएगी या फिर 3.8 आएगी या फिर 4.2 भी आ सकती है। तो उसको हम राउंड ऑफ करके 4 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ही 3 ही आने के लिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। A metal crystallizes in 2 cubic phases FCC and BCC whose unit cell length are 3.5 angstrom and 3 angstrom respectively. The ratio of their densities is, तो क्या करना है, डेंसिटी दोनों की अलग अलग हम निकाल सकते हैं। और अलग अलग निकालने से बेहतर है दोनों को हम एक ही फॉर्मूले में रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगे ना। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो डेंसिटी ऑफ FCC है ना, डेंसिटी ऑफ FCC इज इक्वल टू ZM अपॉन N0 एंड A क्यूब, ठीक है, इक्वेशन 1। और डेंसिटी ऑफ BCC इज इक्वल टू, भी यही फॉर्मूला है ना, M अपॉन N0 और A क्यूब। तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे B सबस्क्रिप्ट में लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे F लिखेंगे है ना, ये चूँकि फेस FCC के लिए है तो यहाँ पे F और यहाँ पे B, ठीक है। बाकी Z की वैल्यू FCC के लिए क्या आ जाएगी, 4 है ना, और इसकी वैल्यू BCC के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे दोनों को है ना, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए M और N0 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये अपना ऐसे 4 अपॉन A क्यूब ऑफ FCC अपॉन 2 अपॉन A क्यूब ऑफ BCC, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, इसको 2 टाइम चला जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन A क्यूब ऑफ FCC मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब ऑफ BCC, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हम रखेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम एक्स्ट्रॉम में ही रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। सिंपली इन वैल्यूज़ को रख के और क्यूब करेंगे हम, उसके बाद में डिवाइड कर लेंगे, हमें रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1.46 के अराउंड आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। When electrons are trapped into the crystal in anion vacancy, the defect is shown is known as, कहाँ पे ये ट्रैप हो जा रहा है, क्रिस्टल के अंदर ही। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की सॉरी फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस, सेंटीमीटर में गिवन है, which crystallizes in FCC and is determined to have a density of this. The mass of 4 atoms is, 4 atoms का मास हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखिए फॉर्मूला सबसे पहले, तो ZM अपॉन N0 एंड A क्यूब, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला, यानी कि हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास को हम पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाय N0 मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब अपॉन Z, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकलेगा हमारे पास में, ये निकल आएगा एटॉमिक मास इस गिवन एलिमेंट का। गिवन ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट है, क्या है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। कोई एटम है, बता नहीं गया क्या है, ठीक है। तो उसका एटॉमिक मास निकल आएगा यहाँ पे M से,
ठीक है, उसके बाद में हमें क्या निकालना होगा, 4 एटम्स का एटॉमिक का मास निकालना होगा, मास ऑफ 4 एटम्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रखने के बाद में है ना कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पे मिल गया x मिल गया है ना, x इसका एटॉमिक मास आ गया। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद में वैल्यूज रखेंगे उसके बाद में। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे कि x को हम एवोगैड्रो वैल्यू से डिवाइड कर देंगे n0 से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा एक एटम का मास है ना। तो उसके लिए जब आप सॉल्व करें तो एवोगैड्रो वैल्यू का इसकी वैल्यू मत रखिए ना, n0 ही रहने दीजिए, तो बाद में ये जाके जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, तो x को हम एवोगैड्रो वैल्यू से जब डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कि मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, उसके बाद में 4 एटम का निकालने के लिए आपको पता ही, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 एटम का मास इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A, यानी कि 4.18 × 10⁻²⁻22। और जो इसका यूनिट होगा वो इसमें ऑप्शन में गिवन नहीं, तो ये ग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ें हम सीजीएस सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी ग्राम में ही आएगा। The age length of unit cell of a metal having molecular weight, कोई मेटल है जिसका मोलिकुलर वेट गिवन है और 5 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है, ये एज लेंथ है। विच क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, नहीं पता एफसीसी है क्या है, नहीं बताया गया है। इफ़ द डेंसिटी इज 2 ग्राम पर सीसी, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, रेडियस पता लगाना है मेटल का। ठीक है, तो रेडियस पता लगाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए, और ए की वैल्यू जो है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, वो तो गिवन है। तो आइए फिर देखते हैं फिर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू ZM/N0 एंड A³। ठीक है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ मेटल हैविंग, तो हमारे पास में चूंकि ये क्यूबिक है, हाँ यहीं से पता चलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि Z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, Z की वैल्यू कुछ आ जाएगी, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि किस टाइप के क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज कर रहा है। तो ये इसको हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन लग रहा है। तो Z की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, Z इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय N0 मल्टीप्लाइड बाय A³/M। ठीक है, सारी वैल्यूज़ रखिए। तो Z की वैल्यूज़ है हमारे पास में 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय A है हमारा 5 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाता है हमारा 5 एंगस्ट्रॉम है। तो इस एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस पूरे का हम क्या करने वाले हैं, क्यूब। ठीक है, अपॉन में हमारे पास में है M जो है 75। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमें Z की वैल्यू पता चल जाए। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो अगर 2 निकला है तो इसका मतलब Z की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब ये क्या है, ये BCC में है ना। तो ये हमें पता चल चुका है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है रेडियस। ओके, तो BCC के लिए जो R और A के बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 4R इज इक्वल टू A√3। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A√3/4। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो A की जो वैल्यू है वो हमारी एंगस्ट्रॉम में है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय √3/4। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2.16। वैल्यू किस में है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम को हमें पिकोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट जो इसमें रिलेशन होता है उसको याद रखने की जरूरत है भी नहीं, इसको पहले मीटर में कर लो, फिर उसके बाद में आप जो है पिकोमीटर में कर सकते हो। तो ऐसे करिए 2.16, और ये एंगस्ट्रॉम में है, इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लीजिए ना। क्या होता है, 10⁻⁷
-10। उसके बाद में अब ये मीटर में आ गया, अब इसको पिकोमीटर में कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻2 बच रहा है यहाँ पे, तो ये 216 पिकोमीटर है ना। तो 216 हमारा ये 217 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे राउंड ऑफ के साथ में प्रॉपर, तब ये 17 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। A metallic element exists as cubic lattice. Each edge of the unit cell is 2.88 angstrom. The density of metal is 7.2. How many unit cell will be present in 100 gram of the metal? तो यहाँ पे इन्होंने मेटल का 100 ग्राम लिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी यूनिट सेल्स होंगी। कुछ बातें यहाँ पे गिवन भी हैं। सबसे पहली बात, इसमें हमारा डेंसिटी है, एज लेंथ है। ठीक है, तो कैसे काम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, है ना। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, और 100 ग्राम एटम में, 100 ग्राम सब्सटेंस में, यहाँ पे सब्सटेंस लिख लीजिए, 100 ग्राम सब्सटेंस या फिर मेटल जो भी है, उसमें कितने एटम्स होंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं, ये तो हमें इस बात से पता चलेगा कि उसका जो है क्रिस्टल लैटिस कौन सा है। तो क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे क्या गिवन है, क्यूबिक गिवन है और कुछ दिया नहीं, तो क्यूबिक का मतलब हम इसको सिंपल क्यूबिक मानेंगे, SCC है ना। और SCC में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, वो क्या होता है, वो 1 होता है, यानी कि Z की वैल्यू SCC के लिए क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा कुल मिला के 1 ही आना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे 1 ही आना है। तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे इस बात को, अब देखो नंबर ऑफ एटम्स पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे ही लिखते हो कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और ये अपना एवोगैड्रो वैल्यू रहेगी। तो मास तो गिवन है 100 ग्राम, मोलर मास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से निकालेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन N0 मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब। ठीक है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाता है इधर, M इज इक्वल टू हो जाएगा ये अपना रो N0 A क्यूब और Z, तो Z की वैल्यू तो 1 ही है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज रख लीजिए। तो रो की वैल्यू क्या है 7.2 और N0 की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे क्योंकि बाद में कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, और A कितना है हमारा, ये 2.88 है, 2.88 ये है एंगस्ट्रॉम में, तो इसको हम करेंगे पिकोमीटर में, सॉरी इसको हम करेंगे सेंटीमीटर में। तो 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको मैं बोर्ड पे कॉपी करता हूँ, इसके सोल्यूशन काफ़ी लंबा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ओके, तो ये वाली वैल्यू हम उठाते हैं, है ना, यानी कि 7.2 मल्टीप्लाइड बाय N0 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2.88। ये चूँकि एंगस्ट्रॉम में था तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई और इनका क्यूब। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो मोलर मास हमारा निकल के आता है ये। ठीक है, ये हमारा M की वैल्यू हो गई, मोलर मास हो गया। ठीक है, जो एवोगैड्रो के टर्म्स में है, एवोगैड्रो वैल्यू के टर्म्स में है। आगे देखेंगे, आगे हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये चीज़ है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, W/M मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो मास क्या हमारा 100 ग्राम है और जो मोलर मास है वो भी हमने निकाला है 1.72 × 10⁻22 N0
और ऊपर भी आप देखिए एन नॉट है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है 5.8 इंटू 10⁻23 है ना, इतने यूनिट सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अपना ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ठीक है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी, द क्रिस्टलाइन क्यूबिक structure has the A atoms at the corners of the cube and B atoms at the body center. The simplest formula of the compound. सबसे पहले हमें ये देखना है कि चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, है ना, A है और B है। ठीक है, तो द क्रिस्टलाइन क्यूबिक स्ट्रक्चर हैज द A atoms at the corner। A हमारे जो है वो कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे हैं, और B कहाँ है, एट द बॉडी सेंटर। B हमारा बॉडी सेंटर पे है ना, तो ए का नंबर क्या होगा 1 और बी का नंबर भी 1 होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो अपना ए बी हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 4 ग्राम ऑफ एक्स विच क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी पैटर्न इज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 ग्राम कंपाउंड हमारा कोई एक्स जो बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो उसके 4 ग्राम में नंबर ऑफ सेल्स निकालिए, है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ये होगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 4 ग्राम सब्सटेंस अपॉन number of particles in 1 unit cell। एक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है वो नीचे लिखेंगे, और टोटल 4 ग्राम में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है वो ऊपर लिख लेंगे। ओके, तो देखिए, तो एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो हमारा पता चलेगा कि ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम में है। तो ये बीसीसी में है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसके लिए 2 हो जाएगा। तो नीचे हम यहाँ पे 2 लिखने वाले हैं, ऊपर क्या लिखेंगे इसको हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आप कैसे कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस वैल्यू। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, देखिए, तो मास हमारा कितना है 4 है, और मोलर मास है 40। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट। ठीक है, तो ये क्या, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स 4/40 मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट, यानी एवोगैड्रोस वैल्यू, है ना। तो क्या हो गया 0.1 एन नॉट। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ पे फिर रखा जाए फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा 0.1 एन नॉट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल हमने निकाला था, कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा अपना 2। ठीक है, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये अपना ऐसे कर लेंगे, है ना, 10 × 10⁻⁻2 और n नॉट। ठीक है, 1 2, तो 2 5 जा। ओके, तो फाइनली जो आंसर मिलने वाला है हमें वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे गिवन है ना। तो ये 0.1 Na/2 है ना। तो Na एवोगैड्रोस वैल्यू की जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों तरीके से किया था, Na से एन नॉट से, दोनों तरीके से, है ना। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, अ कंपाउंड MpXQ है ना, M का जो नंबर है वो P है और X का नंबर Q है, हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP यानी कि FCC। अरेंजमेंट ऑफ X, ठीक है, इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो यहाँ पे अरेंजमेंट गिवन है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बताना है। ओके, तो देखिए कंपाउंड हमारा है MP और XQ। देखिए, तो यहाँ पे है अपना M और X। आइए देखते हैं M का जो नंबर होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा।
देखिए जरा, एम एक तो यहाँ बीच में ये स्क्वायर वाला जो है वो एम है और सर्कल वाला वो अपना एक्स हो जाता है। एम का नंबर यहाँ पे कितना होगा, देखिए एक तो ये बीच में हो गया, ठीक है, ये 1 और यहाँ पे एज सेंटर पे ये लोग हैं, सारे पे नहीं कुछ पे हैं, 4 पे ही केवल हैं। तो ये कितने हैं, 4 हैं और जो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी 1/4 ही होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे इन चारों को मिला के 1 बना और इसको मिला के 2 फाइनली हो जाएगा। तो एम पे जो आएगा वो वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। और एक्स जो सर्कल के फॉर्म में है वो कितने हैं, तो आइए देखिए, तो एक तो ये अपना कॉर्नर पे है और उसके बाद में फिर सेंटर पे भी हैं, तो ये फाइनली 4 हो जाएंगे, है ना। तो इसका ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा mx2, यानी कि बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सीजियम क्लोराइड अपना बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है। इफ ए इज इट्स एज लेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, r प्लस और r माइनस, यानी कि नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बहुत सिंपल है, देखेंगे बीसीसी है ना, बीसीसी है, तो बीसीसी के लिए r और a के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, 4r इज इक्वल टू a√3। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली ये दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2r चाहिए, है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4r इज इक्वल टू a√3। ओके, सॉरी ये 4r ना होके ये हमारा क्या होगा, 2r, है ना, 2r, ठीक है। तो 2r क्या बचता है, a√3/2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए किसमें है, a√3/2, ये है ना, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाता है सी। ओके, नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड एफसीसी स्ट्रक्चर इज रेस्पेक्टिवली। इनका डेरिवेशन भी होता है और आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ये सिंपल की, ठीक है। तो सिंपल में कितना होता है, ये होता है हमारा 52% है, सिंपल में होता है। उसके बाद में बीसीसी की बात कर रहे हैं, 68 होता है, और फिर क्या है, बीसीसी हो गया और फिर एफसीसी है, तो इसका हो जाता है 74। तो ये ऑर्डर किस में मिल रहा है, तो ये ऑर्डर हमारा मिल रहा है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50, अ सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, स्मॉल रेंज ऑर्डर, अनसर्टेन अरेंजमेंट ऑल। देखिए सॉलिड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सॉलिड की बात करेंगे हम सॉलिड स्टेट में, तो वो क्रिस्टलाइन की बात करेंगे, है ना। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है अरेंजमेंट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का।